देखिए, मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं। आप कह रहे बोल नहीं रहे, बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिस नाते से उनके खिलाफ अपराध की धाराएं चली, कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया, सीबीआई ने संज्ञान लिया, उनको सज़ा हो गई। सज़ा के बाद उनको पेश करना है सरकार को, सरकार ने पेश कर दिया। जेल चले गए, जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। सज़ा काटने के बाद वहाँ के जेल के मैनुअल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको पैरोल देना, किसको नहीं देना, पैरोल देने के समय भी एजेंसी से भी पूछा जाता है, एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती है। तो एज पर जिसको कहना चाहिए एक रूटीन से जो चीज़ें होती हैं उसमें सरकार को कुछ बोलना नहीं होता। फिर भी किसी को किसी प्रकार का कोई एतराज़ हो, जैसा आपने बताया कोर्ट में भी चलेगा, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाए, कोर्ट फैसला करेगा गलत कहाँ है ठीक कहाँ है। लेकिन हमारा इससे कोई सीधा संबंध नहीं है इस बात का। कोई प्रवचन करता है नहीं करता है, कोई सुनता है नहीं सुनता है, ये सबकी अपनी व्यक्तिगत एक राय होती है। और उस व्यक्तिगत राय में हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते। आपने प्रवचन सुनना है कि नहीं सुनना है, करना है कि नहीं करना। आप में से भी अगर कुछ 4 लोग सुनने चले जाएंगे, हम थोड़ी कहेंगे आप क्यों सुनने गए। पर जिस तरह के गंभीर आरोप आपको लगता है कि ऐसे ओपनली होना चाहिए? मैं कहता हूँ ये कानून को देखना है। गंभीर आरोप की सजा उनको मिली है, वो जेल काट रहे हैं, पैरोल उनको मिली होगी तो वो जेल के मैनुअल के हिसाब से मिली होगी। अब वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उनको भी आखिर जेल वालों ने बताया होगा। पैरोल में जाने के बाद तो क्या क्या लोग करते नहीं रहे, चुनावी रैलियों तक करते रहे हैं। अब किसी ने टोका क्या? तो जो हो रहा है सही हो रहा है? मेरा सही और गलत में नहीं है। किसी को अगर गलत लग रहा है तो उसको एक एजेंसी जो होती है इसके लिए उस पर जाना चाहिए। कई बार निर्णय करना मुश्किल होता है। एक मिनट। वैसे तो आप कल शायद जा रहे हैं, आपका मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन कल मेरी रैली है। उपचुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं? विवादों उपचुनाव में क्या होता है, बहुत सारे विपक्ष भी आपको कोई शंका है उसमें? नहीं, शंका हम तो आपके एंगल से पूछ रहे हैं कि आपको कोई मेरा एंगल ये है कि हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से वहाँ जीतने वाले हैं। कल मैं जाऊंगा और जाने के बाद वहाँ मेरी घोषणा होगी, आप उसको सुनना उस समय। हिमाचल में आपको सबसे पहले तो बधाई कि 8 साल आपके पूर्ण हुए और कल हरियाणा दिवस भी है। आपका ये जो हमारे पास पुस्तक आई है इसमें शायद एक चीज छूट गई। क्या? हम पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, पत्रकारों के लिए आपने 8 साल में बहुत कुछ किया है, वो चीज छूट गई है और उसमें कुछ चीजें जोड़नी भी है। हमारे डीपीएस साहब बैठे हैं सुन रहे हैं। ऐसा है, पुस्तक छापने वाले भी ये हैं, छपवाने वाले आप हैं। आप इनसे बात करो, आपके इनके बीच में मैं हूँ, अच्छी बात नहीं है। हम पत्रकार साथियों की ऐसी डिमांड है, वो ये डिमांड है कि जो हम लोग को रेलवे पास मिलता था, रेलवे का हम लोग को एक पास मिलता है कि जो उसमें हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिलती थी, आरक्षण की सुविधा मिलती थी, कार्ड हम लोग का बनता है, लेकिन वो सुविधा नहीं है। हम पत्रकार साथियों से आपसे मांग करते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार से आप ये कहें या हमको थोड़ा सा एक पत्र लिखें या हम लोग उस आरक्षण की जो सुविधा थी, या हम लोग रेलवे में साल भर में 2 ही बार 3 बार कभी हम लोग पुरी चले जाते हैं, कभी द्वारका चले जाते हैं, लिखवा लें पत्र लिखवा लें। बस का तो मिलता है रेलवे को जाए। तो केंद्र सरकार हिमाचल आप हो गए हैं, हिमाचल इलेक्शन को लेकर क्या आपका कहना है, क्या रहेगा वहाँ पर, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा एक दिन का कल का दौरा था, बहुत एक अच्छा वातावरण है वहाँ का। और जैसे मैंने पहले बताया कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अब ये बातें वहाँ की पुरानी हो गई हैं, बारी बारी ये नहीं है। अब वहाँ बार बार है, एक बार तो बार बार। तो इसलिए उस विषय में सबको अब चिंता छोड़ देनी चाहिए। जयराम दास ठाकुर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और करप्शन के इतने चार्जेस वहाँ कांग्रेस के लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, जब वो याद करते हैं तो उनको ध्यान में आता है क्या क्या कांड, क्या क्या करप्शन उन्होंने की है। और करप्शन ही नहीं, ये कांग्रेस का जो खाना है ना परिवारवाद वाला, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी उन्होंने थोड़ा सा उससे बाहर जाने की कोशिश की है अपने नए प्रेसिडेंट को लेकर के, लेकिन इशारा जिधर परिवार का है उधर ही सब चलते हैं। परिवार से हट करके किसी की भी हिम्मत नहीं होती वहाँ कोई कुछ कर जाए। मैंने तो बल्कि कल वहाँ उदाहरण दिया है, 1967 में एक बार परिवार की इच्छा से हट करके एक बड़ा पद किसी एक कांग्रेसी को मिल गया था, है याद आप लोगों को? ठीक है, नहीं, उस समय राष्ट्रपति बन गए थे
उन्होंने थे कांग्रेस के ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद पसंद नहीं आया मैडम को, उन्होंने पार्टी तोड़ दी। ये कांग्रेस ओल्ड हो गई, ये कांग्रेस आई हो गई, और वो जो राष्ट्रपति बने थे वो कांग्रेस ओल्ड के माने जाने लगे। तो इतना ये कर जाते हैं कि, और ये परिवारवाद इनको तंग करता है। आज भी वही चीज है, बीजेपी में ऐसा नहीं देखेंगे आप लोग। मोदी जी के परिजनों का पता ही नहीं कि भी हाँ कभी राजनीति में सोचा भी होगा उन्होंने। योगी जी के परिवार के लोगों ने कभी पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, कौन है। जयराम जी का भी सामान्य परिवार है। हमारे पिताजी खेती करते थे, कभी उन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने क्या, हमने भी नहीं सोचा था। यहाँ मुख्यमंत्री कोई बन गया या प्रधानमंत्री बन गया उसके कारण से कोई बहुत परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं है। एक दायित्व बदलता है, उस दायित्व के नाते जो काम पहले कर रहे थे उसी भावना को लेकर के फिर काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज जनता में है। आप तो चूंकि मीडिया के लोग हैं इसलिए आप तो कुछ खुल के नहीं बोलेंगे, जो मन में है अगर आप बोलने लग जाए तो आप भी फिर उसी लाइन पर आ ही जाएंगे। लेकिन आज वातावरण देश में, प्रदेशों में सभी बना हुआ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है किसी के पास। और लोगों के पास लोकल लेवल पर तो आदमी कई बार मिलते नहीं है। अभी आदमपुर देख लीजिए, आदमपुर में उन्होंने बहुत लोगों को, कांग्रेस के लोगों को कहा कि तुम चुनाव लड़ जाओ, और लोग सुनते पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। आखिर उनको बाहर से ला करके और आदमी खड़ा करना पड़ा, आउटसाइडर। जींद में सुरजेवाला को लाए थे, वो दुम दबा के भागा। आदमपुर में वहीं उसी कैथल जिले से जेपी को ले आए, दुकान बंद हो जाएगी। चिंता मत करो। चुनावी माहौल जैसे चल रहा है सर, पंचायत चुनावों को लेकर का जो चुनाव है, आप देखते हैं उस चुनाव को कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है या जो प्रचार वहाँ हो रहा है कि कांग्रेस का नहीं केवल पिता पुत्र का इलेक्शन बन गया, वहाँ पर प्रचार और बाकी नेताओं की गैर मौजूदगी है, चाहे किरण चौधरी है, शैलजा है, बड़े नेता। वो तो आप देख ही रहे हैं। उनको क्या है कि जैसे मैंने बताया ना, अपने नेताओं के बारे में भी उनको जेबी नेता चाहिए। अब आज वो प्रचार कर रहे हैं कि हाँ हमने एससी समाज का, अनुसूचित जाति समाज का प्रधान दिया है। एससी समाज के अशोक तंवर भी थे, एससी समाज के तो शैलजा भी थे। आज ये पसंद आ गए, वो पसंद क्यों नहीं आया? इसलिए उनको जेब का नेता चाहिए, परिवार का नेता चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप कि उनके सारे नेता बाहर हैं, केवल 2 लोग लगे हुए हैं। तो इस नाते से ठीक है, चुनाव लड़ना होता है, सब लड़ेंगे। अब उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर दिखाना तो है कि हम चुनाव लड़ गए, लेकिन कुछ नहीं है पहले। इसके पहले सर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी चल रहे हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव एकदम धरातल पे छोटी सरकारों के चुनाव हैं। सरकार के बाद जिस तरह से 8 साल हुए हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि पंचायती चुनाव के क्या नतीजे रहने वाले हैं और लोगों का क्या? देखिए, पंचायती चुनाव लोकसभा विधानसभा से एकदम अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पहली बात तो है कि सिंबल भी कोई जरूरी नहीं होता। कोई अपने सिंबल से लड़ना चाहे लड़े, नहीं लड़ना चाहे नहीं लड़े। और सिंबल का इसलिए भी कि सिंबल पर जीत जाए न जीत जाए उसका महत्व इसलिए नहीं कि एंटी डिफेक्शन बिल कोई नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन नहीं है तो कोई किसी सिंबल पर लड़े, किसी पर जीते। सामान्यतः लोग जीतने के बाद अपने काम कराने के लिए वो सरकारों के साथ चलते हैं। हम तो पिछला भी अनुभव यही है, अब का भी यही है। इसलिए इन चुनाव का तो इतना ही है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए। कल एक फेज का चुनाव हुआ है, बहुत ठीक हो गया, कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। एक दिन के बाद अब कल ही नहीं, परसों 2 तारीख को सरपंचों के चुनाव उसी एरिया में 5 सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, 9 जिलों का ये चुनाव है। शांतिपूर्वक निपटना चाहिए। सर, आपने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, पर आदमपुर में पूर्व विधायक के बेटे को जो कांग्रेस छोड़ के आए उनके बेटे को टिकट दे दी। देखिए, परिवारवाद इसलिए नहीं है कि उनको तो नहीं दी ना। आखिर एक को तो किसी को लड़ाने के बाद दूसरे की वो दिक्कत नहीं होती है। एक ही परिवार में जब 2-2, 4-4 लोग लड़ते हैं तब कठिनाई आती है। हालांकि उन्होंने स्वयं अपनी सीट छोड़ी है। हमने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप लड़े, आपका बेटा लड़े, कोई बात नहीं। कारण उसका ये है कि हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी को तो तैयारी वहां थी नहीं। वो तो एक अकस्मात एक कारण से और वो सीट खाली हुई। कारण वो यानी उनका अपनी नैतिकता थी। उन्होंने कहा कि चूंकि
मैंने अपने कॉन्शियस से और जो वोट है वो एक इंडिपेंडेंट को राज्यसभा के लिए दिया है, मैंने कांग्रेस को कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। इसलिए मेरा अब कांग्रेस के विधायक बने रहने का कोई मुझे नहीं लगता कि नैतिकता आधार पर मैं रहूं। तो उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करता हूं और मैं बीजेपी में आना चाहता हूं। अब हमें लगा कि हाँ, जिस आदमी ने कांग्रेस में वहाँ से उनकी नीतियों के खिलाफ में जा करके और अपना रिजाइन किया है और हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि हमने भी उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज़्यादा वोट तो हमने ही दिए थे, एक आध दो वोट की ज़रूरत थी, उन्होंने दे करके जिता दिया। अब वोट तो यानी गणित जो राजनीति का होता है 49 बराबर 0, 51 बराबर 100, वहाँ तो ये होता है। अब वहाँ मात्र पॉइंट्स यानी कुछ थे जिनके ऊपर उस हमें सीट जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आते थे, हमारा सपोर्टेड था, बीजेपी सपोर्टेड था, उनको जिता दिया, बड़ी अच्छी बात हो गई। अब उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमें लगा कि हाँ, उस परिवार के नाते से वहाँ उनका आधार है, नया कैंडिडेट कोई आएगा तो शायद उसकी जीत नहीं होगी, जीत तो पहले ही रखनी होती है। अब जीत रखने के कारण से अगर हमने भव्य बिश्नोई को लड़ाया है तो हमें भी तो आखिर अच्छा लगेगा ना कि हमारा एक कैंडिडेट पार्टी के नाते और बढ़ेगा। इसलिए वो उनको मैंने उतारा।